और अब खबरें देख लेते हैं तफसील से और बात बड़ी खबर की। रांची के पिठोरिया में पारसनाथ बेदिया की हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हम आपको बता दें कि रांची में फायरिंग के दौरान दरअसल इसकी मौत हुई और लोग इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने पहले पिठोरिया चौक को जाम कर दिया और बीटीओ के समझाने के बाद लोग वहां से हट तो गए, लेकिन थाने का घेराव करने के लिए वो पहुंच गए। लोग आरोपी मिथुन नायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि विसर्जन जुलूस के दौरान मिथुन फायरिंग कर रहा था, जिसमें पारसनाथ के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिठोरिया पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। मिथुन नायक गिरफ्तार हुआ है कि बस पुलिस हम लोग को आश्वासन दे रहा है और उसे फांसी की सजा मिलेगी नहीं। हम लोग को पूरा एकदम कंफर्म चाहिए कि उसे फांसी मिलेगी या उम्र कैद की सजा। तो आप लोगों को लगता है कि वही गोली चलाया था? वही उसी के हाथ में हम लोग अपने आँख से देखे हैं, पूरा गांव देखा है हम लोग खुद ने। हम लोग तो घर के हैं तो हम लोग चलिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पूरा गाँव देखा है, पूरा गांव कि वही मारा है सो उसी के हाथ में। बल्कि गांव वाला उसको पहले मना भी किया था कि बंदूक मत लेके जाओ, भीड़ भाड़ में किसी को लग जाएगा, लेकिन वो नहीं माना और वो लेके गया भीड़ भाड़ में। डांस कर रहा था वहाँ और फायरिंग किया वो और लगा मेरे पापा को गोली। तो नाराजगी साफ नजर आ रही है और पूरे मामले में न्यूज़ 18 को सवाल उठा रहा है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा की अनदेखी आखिर क्यों की गई। एक शख्स की जान इस वजह से चली गई। फायरिंग के दौरान आखिर पुलिस क्या कर रही थी? मूक दर्शक बनी हुई थी। डीसी और एसएसपी के आदेश की अनदेखी क्यों की गई? जबकि इस तरह की घटना पर पूर्णतः रोक है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा की अनदेखी आखिर क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। ओम प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नियम कायदा बता दिया जाता है अगर आप विसर्जन के लिए जाते हैं, सब कोई मना कर रहा था, बावजूद इसके ये शख्स लेकर जाता है पिस्टल और फायरिंग करता है और एक शख्स की जान चली गई है। किसकी लापरवाही कही जाए? जाहिर तौर पर श्रीरामदा, जिस तरह से अगर कहा जाए, जिस तरह से ये फायरिंग हुई है प्रतिमा विसर्जन के दौरान, जुलूस में जिस तरह से फायरिंग की गई और उसमें एक शख्स की जान चली गई, तो वो साफ तौर से बताता है कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही थी और जिस वजह से ये घटना घटी। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो एक जॉइंट ऑर्डर भी निकला हुआ था कि विसर्जन के दौरान तमाम थाना प्रभारी हो या फिर पुलिस महकमा, वो विसर्जन के दौरान मौजूद रहेगा और उस दरमियान इस तरह से फायरिंग हो जाना और बाकायदा वहां पर पुलिस के द्वारा व्यक्ति को पहले हिरासत में न लिया जाना एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है। लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई है वो जाहिर तौर पर वहां के लोग भी आक्रोशित हैं। पहले सुबह में अगर देखा जाए तो पिठोरिया चौक पर जाम लगाया गया, उसके बाद फिर थाने का घेराव किया गया। हालांकि मामले में पुलिस ने कार्रवाई तो जरूर की है, एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई है इसमें आगे क्या कुछ निकल कर आता है, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने गोली चलाई है, तो इस पर फिलहाल पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि मामले में गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो क्या अभी भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है या फिर आश्वासन के बाद लोगों ने भरोसा जताया और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपी की जिसने फायरिंग की उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी? जी, जिस तरह से पुलिस के द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया, पिठोरिया चौक पर भी उन लोगों को हटाया गया, पुलिस के आश्वासन के बाद ही हटे हैं और उसके बाद थाने पहुंचकर जब लोगों ने घेराव किया तो पुलिस और प्रशासन के लोगों के द्वारा तमाम तरह के आश्वासन दिए गए हैं और बोला गया है कि जल्द गिरफ्तारी होगी, जिसके बाद अब लोग जो है वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन उनका एक ही कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो कानून के दायरे में रहते हुए जो भी सजा है वो उन्हें दी जाए। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है, लोगों का सरासर ये आरोप है, जो मृतक है उनकी बेटी का आरोप है कि जानबूझकर वो शख्स पिस्टल लेकर आया और हर शख्स वहां पर उसको मना कर रहा था कि आप भीड़ भाड़ में पिस्टल लेकर ना जाएं, लेकिन वो लेकर आया और निशाना बनाकर या कह सकते हैं पूरी प्लानिंग के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया। यह आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे रेप के आरोपों पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई की एक मॉडल ने हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगाया था। मामला 5 सितंबर 2013 का है। पीड़ित ने हेमंत सोरेन पर फिल्मों में लीड रोल दिलाने का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। साथ ही मामले का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने हादसे के 46 दिनों बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ बांद्रा अदालत में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले उसने केस वापस ले लिया, जिसके बाद बांद्रा अदालत ने मामला बंद करने का आदेश दिया। 8 साल बाद पीड़ित ने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 25 जनवरी को हाईकोर्ट में मामला वापस लेने की बात कही। हालांकि कोर्ट ने उसे याचिका वापस लेने की इजाजत नहीं दी। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला कह सकते हैं, लेकिन अब आगे इस मामले में क्या कुछ होने की उम्मीद लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एस शिंदे और पिटाले जिनकी डबल बेंच है, उसके सामने जो है मैटर आज लिस्टेड है। 50वें नंबर पर मैटर है। अभी अदालत में देखा जा रहा है कि 12वें नंबर का जो सीरियल नंबर है वो केस अभी अदालत में उसकी सुनवाई चल रही है। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि इस मामले में आज जो 2 नए इसमें याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होने वाली है। जो नए लोग इसमें ज्वाइंट हो रहे हैं उन अपना पक्ष रखेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, दूसरी तरफ सरकारी वकील को क्लोजर रिपोर्ट जो है अदालत ने फाइल करने के लिए कहा था 25 जनवरी को, जब पिछली बार सुनवाई थी। तो आज क्लोजर रिपोर्ट भी जो है सरकारी वकील की तरफ से इस मामले में दाखिल की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पीड़िता ने जिस तरह से 2013 में बांद्रा कोर्ट में पहले शिकायत करने की एप्लीकेशन देती है, उसके कुछ दिन बाद वापस लेने की एप्लीकेशन देती है। बांद्रा कोर्ट उस बात को मान भी लेता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी इसी तरह की एक बार फिर से देखने को मिली थी। शिकायतकर्ता ने केस करने की बात की, उसके बाद याचिका दाखिल करके उसे वापस करने की बात की, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने मना कर दिया। बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि आज पोस्ट लंच यानी सेकेंड हाफ में जो है हेयरिंग बोर्ड पर आने की पूरी उम्मीद है। देखना होगा कि सभी इस मामले से जुड़े जो पक्ष हैं क्या क्या अपनी बातें रखते हैं और अदालत इस मामले पर क्या कुछ डायरेक्शंस या फिर आगे की कार्रवाई किस तरह से तय करती है। सब कुछ अदालत की सुनवाई पर निर्भर है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी की निगाहें बॉम्बे हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं कब इस मामले पर सुनवाई हो। बहुत धन्यवाद प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो सेकेंड हाफ में कहा जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि पहले जब लोअर कोर्ट में लड़की केस करती है उस वक्त केस करने के बाद वापस भी ले लेती है, लेकिन हाई कोर्ट याचिका वापस लेने से मना कर देता है और आज इस मामले की सुनवाई होने वाली है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि सरकारी वकील जो है वो क्लोजर रिपोर्ट भी पेश करने वाला है। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहे हेमंत सोरेन मामले पर कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा है कि काफी घटिया राजनीति है। वैसे अदालत का फैसला सर्वोपरि है। बहुत घटिया राजनीति करती है भाजपा। नहीं, ये कोर्ट में मामला है। मुझे मालूम है ये तो अदालत है, अदालत में जाएंगे, लेकिन ये कौन है इनके सूत्रधार? मैं समझता हूं कि इससे घटिया राजनीति और कुछ नहीं हो सकती। अगर हम राजनीति में ऐसे हथकंडों का अगर प्रयोग करेंगे तो समाज के लिए बहुत विभत्स होगा। ये फिर भी अदालत है, अदालत का फैसला यह देश सर्वोपरि मानता है। अदालत के साथ हम खड़े। और उधर हजारीबाग में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने बीती रात दारू प्रखंड के चीरवा गांव में एक शख्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो हाथियों ने एक शख्स को अपनी चपेट में लिया, अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई घटनास्थल पर। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। 25 की संख्या में आए हाथियों का एक झुंड झरगा में उत्पात मचाने के बाद टाटी झरिया प्रखंड के घुघुलिया आमदारी जंगल पहुंच गया, जहां हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। वन विभाग की टीम भी क्षेत्र में पहुंचे हाथियों को भगाने की कोशिशों में जुट गई। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से हजारीबाग में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने केरेडारी बड़कागांव चोरचू में भी उत्पात मचाया। हाथियों ने अब तक 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, अपना निशाना बनाया है और लोगों में इसे लेकर दहशत है।
अपराधी चुनौती बने हुए हैं। इधर गढ़वा में विशेष प्रमंडल की ओर से पीसीसी रोड के निर्माण के लिए निकाले गए टेंडर में मारपीट की घटना सामने आई है। ठेकेदार सुरेश पांडे जब टेंडर भरने कलेक्ट्रेट में पहुंचे तो उन्हें टेंडर मैनेज करने के लिए कहा गया। इस दौरान बचाने पहुंचे ठेकेदार के बेटे के साथ मारपीट की गई। साथ ही टेंडर के कागजात छीनने के साथ मोबाइल और चेन भी लूट लिए गए। इस मामले में पीड़ित ने सदर थाने में 2 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पेपर बचा के जमा करने का, इसके बाद भी वो लोग नहीं माने और धमकी देने लगे कि गोली मार दिया जाएगा जो निविदा पेपर जमा करेगा। और मेरे मित्र धर्मेंद्र कुमार दुबे का मोबाइल भी लूट लिए। पॉकेट में पैसा था 25,000 वो भी छीन लिए। मेरा सोना का चैन था, इसमें मेरा टी शर्ट वगैरह भी सब फाड़ दिए। फाइट से मारा भी है और उन लोग के पास साधारण वगैरह भी था। और इसके बाद हुड़दंग करके पेपर मेरा ले गए, पता नहीं जला के क्या किए या ले। और गुमला के जिस खोड़ापत्रा गांव के मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाया गया था, उस गांव की गरीब बच्चियों ने सीएम से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था किए जाने की अपील की है। बच्चियों का कहना है कि वो गरीबी के कारण पढ़ नहीं सकती, लिहाजा उनका नाम कस्तूरबा विद्यालय में लिखवाया जाए। बच्चियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता सुशील कुमार ने। गुमला जिला का दुर्भाग्य है कि गुमला जिला से ट्रैफिकिंग के शिकार मासूम बच्चियों को लगातार किया जाता है और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी इन बच्चियों के पढ़ने की व्यवस्था सही नहीं हो पाती है। गरीबी है, गरीबी के कारण बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती है और जिसके कारण मजबूरी में लोग कहीं ना कहीं दलाल के चक्कर में आते हैं। हम अभी एक गाँव में पहुंचे हैं कि जहाँ पर बच्चियाँ तो हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि सरकारी विद्यालय अभी फिलहाल कोरोना काल के कारण बंद है। ऐसे में इन बच्चियों का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। बच्चियाँ पढ़ना तो चाहती है, लेकिन सरकारी व्यवस्था बेहतर नहीं होने के कारण वो नहीं पढ़ पाती हैं। इन बच्चियों से हम जानना चाहते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई होगी और गरीबी कितना इनके लिए दिक्कत होता है। एक चीज बताइए कि तुम लोग को पढ़ाई लिखाई में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं पर सरकार तरफ से मदद मिलता है तो कस्तूरबा में पढ़ते हैं। हाँ। क्योंकि स्थिति, परिवार की स्थिति कैसी है? पैसा है घर में? नहीं है। हाँ। पढ़ना चाहती हो? जी हाँ, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग गरीब है इसलिए। हम लोग पढ़ने के लिए बहुत व्यवस्था करते हैं सरकार तरफ से। माए बाप गरीब हैं इसलिए नहीं पढ़ने सक रहे हैं। चलो आपसे मदद मांग रहे हैं। तुम बताओ क्या चाहती हो? पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप बहुत गरीब है। स्पष्ट देख सकते हैं ये वो झारखंड की गरीब बेटियां हैं जिनके दिल दिमाग में इस बात का दर्द है कि उनके माता पिता गरीब हैं। बेटियां पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन व्यवस्था बेहतर नहीं होने के कारण इनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधा हो जाती है। क्योंकि गरीबी का ऐसा जो आलम है वो निश्चित रूप से ग्रामीणों की पढ़ाई को बाधित करता है। तो हम भी कहीं ना कहीं सरकार से अपने इस चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, इन बच्चियों का दर्द पहुंचाने का एकमात्र मकसद ये है कि प्रशासन जगे और प्रशासन सोचे कि इन बच्चियों का बेहतर भविष्य कैसे हो सकता है। इन बच्चियों की पढ़ाई अगर बेहतर होती तो निश्चित रूप से यहाँ से बच्चियाँ निकल कर न केवल बड़े शहरों में जाकर अपने नाम कमाती बल्कि परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा होती, जहां से उस परिवार की आर्थिक स्थिति बदलती और परिवार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ सकता था। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो न्यूज 18 अपील करता है सरकार और प्रशासन से कि इन बच्चियों की गुहार सुनी जाए और इन्हें पढ़ने लिखने की सहूलियत दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 20 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियन अभिनव से। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये है यंग जीनियस जो अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख पर निशाना साधता है। शूटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है? क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग वह अभी वही कहने वाला था। जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शाह के साथ। आपके राइफल का वजन कितना है? 5 किलो।
5 किलो का राइफल है। वो अभिनव जो उसी साल जन्मा जिस साल अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक के मेडल पर निशाना लगाया। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। उसका स्कोर ऐसा कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। तो आप लाइट ऑफ कर देना कमरे में और सिर्फ ट्रिगरिंग एक्सरसाइज करना। तो जब आपकी बाकी इंद्रिय शक्तियां जो बंद हो जाती हैं, तो यूर ओनली फोकसिंग ऑन योर ट्रिगर फिंगर एंड योर राइफल। अच्छी टिप है ना? हाँ। अगली बार से लाइट्स ऑफ, ट्रिगर ऑन। हाँ। 623.1 का स्कोर पाने वाला पहला इतना छोटा बच्चा है वो। उसे ओलंपिक्स में जाना है, सटीक और अचूक निशाना लगाना है, देश के नाम मेडल लाना है। अभिनव कहते हैं ख्वाब देखते रहने चाहिए। आपका ड्रीम क्या है? सर ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल लाने। 2 गोल्ड मेडल लाने। आ रहा है ये यंग जीनियस। तो इस यंग जीनियस से मिलना ना भूलें, यंग जीनियस में आज शाम को। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।